नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, इंसान में हिम्मत होनी चाहिए और हिम्मत जिनमें होती है वो कुछ नया करते हैं। भारत की राजनीति में एक आदमी को पप्पू घोषित करने पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी इस मुहिम में शामिल थे कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं। एक समय पे देश की जनता को लगा भी कि वो पप्पू हैं, लेकिन आज उसी पप्पू ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैंड बजा दी है। वोट चोरी के मसले पे जिस तरीके से उन्होंने जनमत खड़ा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, जो एग्रेसिवनेस वो दिखा रहे हैं, जो अपना स्टाइल अपना वो दिखा रहे हैं, उसने देश में इस छवि को तो तोड़ा ही तोड़ा है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि कोई चोर भी है। जो मोदी जी के भक्त हैं, जो मोदी जी को पसंद करते हैं और जो मोदी जी के पास मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, उस सब के बावजूद एक बंदा अकेला चलते हुए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कुव्वत आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में रखता है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गई तो उसमें सबसे बड़े जो रोल थे वो अन्ना आंदोलन के थे, बाबा रामदेव के काले धन के आंदोलन थे। अगर राहुल के पास इस तरह की कुछ स्पोर्टिव अगर आज के समय पे हो तो शायद ये सरकार ज़्यादा दिन टिक भी ना पाए, लेकिन अभी राहुल गांधी अकेले ही इस मैदान में हैं। विपक्षी सांसदों का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन आज के दौर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना, वो भी तब जब हवाएं बिल्कुल खिलाफ हों, ये निश्चित तौर पे राहुल की जीत है। आने वाले समय में इस सरकार पे तीखे हमले और बढ़ेंगे और क्या कुछ होने जा रहा है भारत की राजनीति में, इसको समझने की ज़रूरत है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब जी, राहुल के साथ ना तो देश की मीडिया थी ना वो है, और एक दौर में तो उनको घोषित ही कर दिया था कि वो तो मंदबुद्धि इंसान है, लेकिन वो बंदा लगा रहा। और अब इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट किया जाए, और इलेक्शन कमीशन का बचाव बीजेपी कर रही है। लेकिन राहुल ने खुद को साबित कर दिया है देश की जनता के सामने कि वो एक अच्छे विपक्ष के नेता तो कम से कम हैं। आने वाले दिनों में राजनीति क्या घटनाक्रम आप देख पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो जब से भारत की राजनीति में आए हैं, भट्टा पारसोल जो किसानों का आंदोलन हुआ था वहाँ ज़मीन के अधिग्रहण को लेके, तब उन्होंने पहली बार बहुत गंभीर कोशिश की थी और एक अच्छा खासा वहाँ पे एक स्थानीय स्तर पर आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था। उसके बाद कई साल बाद और भी बीच में छोटी छोटी चीज़ें हुई, बट भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा कदम था। तो जब भी राहुल गांधी को इस तरह की चीज़ उठाते हैं और उसको किसी मुकाम पे पहुंचाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चिंता पैदा हो जाती है और वो पूरी ताकत से फिर से राहुल गांधी को वही पप्पू वाला वही सिद्ध करने की तैयारी हो जाती है। मंदबुद्धि है, समझ नहीं है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक बार चीज़ों को खड़ा कर देते हैं फिर विदेश भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आपका प्रतिद्वंदी अगर इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने हर बार इसको चुनौती के रूप में लिया। वो हार के बैठे नहीं है कहीं, वो हमेशा उठते हैं। फिनिक्स जैसे वो एक पंछी होता है ना, कि वो बार बार मिट्टी से आ जाता दोबारा होके, तो राहुल गांधी उस तरह से बन के आए हैं। इस बार की विशेषता सबसे अच्छी ये है कि पूरा विपक्ष उनके साथ है। 300 सांसद अगर उनकी अगुवाई में वहाँ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे तो ये बड़ी बात है। तो एक ठोस रूप जो उनके विपक्षी नेता होने का अब लिया गया है, जैसे अखिलेश भी हैं, ममता भी हैं, तमाम पार्टियों के नेता हैं। हाँ, इसका मतलब सबको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग
भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और वो इनकी मदद कर रहा है। और इस बार जो राहुल गांधी ने जो ये लिया ना वोटों की चोरी, ये सीधे सीधे जनता के दिल पे चोट करती। वोट का मतलब जनता, और जनता को भी बार बार ये लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पहले ईवीएम के जरिए इस चीज़ को उठाया गया, अब बहुत से लोग कहते हैं जी अब ईवीएम के बाद राहुल गांधी वोटर लिस्ट पर आ जाए, एक जगह टिक जाओ। और हम शुरू से ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत तरीके से, बड़े सलीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, और हर बार रणनीति बदल दी जाती है हर चुनाव में। संबित पात्रा कह रहे थे कि साहब जब हिमाचल में या कर्नाटक में जीतते तब नहीं करते। वो जीतते नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जीतने देती है। एक आध स्टेट जो नॉन कमर्शियल हैं, जहाँ से कोई धनवन नहीं आता, वहाँ जिता दो इनको। हाँ, तो ये एक पूरा माहौल उन्होंने ऐसा बना रखा है कि चीज़ों को डाउटफुल बनाए रखो, संदिग्ध बनाए रखो, उसी रणनीति पे वो अब चल रहे हैं। लेकिन पहली बार कल के प्रदर्शन के बाद ये सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी अब आगे की लड़ाई लड़ने के मूड में है, और वो भी सड़क पे। और जो लीगल बैटल है वो तो चलती रहेगी। और इसका असर ये हुआ है कि बेशक भारत का मीडिया, मेन मीडिया उनके साथ नहीं है और उनको इग्नोर भी कर रहा है, बावजूद इसके बात लोगों तक पहुंच रही है। करोड़ों लोग उनको मीडिया के जरिए भी पहुंच रही है। और दूसरे, उनका जो अपना हैंडल है, वो जिस भी अकाउंट से बातचीत करते हैं उसको ही करोड़ों लोगों ने देखा। 5 लाख नए फॉलोअर बनने की सूचना आ रही है वहाँ पे। तो एक आंधी चल रही है राहुल गांधी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी की जो वोट चोरी के आरोप हैं उसके खिलाफ। तो लोगों को ये सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। मैंने तो कभी भी शुरू से ये राहुल गांधी को ना तो मंदबुद्धि माना ना पप्पू माना। हमारे इर्द गिर्द बहुत करीबी लोग मानते रहे इस चीज़ को, लेकिन वो आदमी इंटेलिजेंट है। सवाल सिर्फ ये है कि उसको जो स्वीकार करने, इस सत्य को स्वीकार करने के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र खड़ा हुआ है जो इन चीज़ों को होने ही नहीं देता। उनके करोड़ों समर्थक जो व्हाट्सएप द्वारा ही संचालित है, जिनके ज्ञान की सारी प्रोसेस, वो इतना झूठा प्रचार करते हैं कि उस पे वो सच को दबा लेता है। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि आप ये देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे कहीं इस चीज़ को प्रसारित करते हुए नहीं मिलेंगे। है नहीं जी, वो उतना बहुत इक्का दुक्का है। तो बिना संगठन के, बिना वर्कफोर्स के भी राहुल गांधी इस चीज़ को, लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। और इसमें अब कार्यकर्ताओं की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अब रह गई है। सीधे जनता इन चीज़ों से जुड़ रही है और वो जाके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि कहाँ चीज़ें चल रही हैं। तो राहुल गांधी की जो लड़ाई है, मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से अंतिम लड़ाई है और लोगों के दिमाग में वो ये बात बिठाने में कामयाब रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है। इतना बड़ी जो उन्होंने एक्सरसाइज की है एक विधानसभा क्षेत्र की, और जो उसके बाद चीज़ें ला के रखी हैं सामने, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और भरोसा बढ़ाने में इसमें इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है। जबकि उसको करना ये चाहिए था कि आपने ये शिकायतें भेजी और हम उनकी जांच करेंगे, क्या दिक्कत है। और एफिडेविट वाला पंगा घुसेड़ दिया उसमें। अरे एफिडेविट, आप एक सांसद से, जो विपक्ष का नेता है, उससे आप क्या एफिडेविट लेंगे? वो तो 50 मिनट तक सवालों के जवाब दीजिए, है ना। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। और जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनका पक्ष लेती है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने समय मांगा, उन्होंने कहा 30 लोग आ जाइए, और अब ये सफाई सरकार के मंत्री दे रहे हैं। किरण रिजिजू जी, वहाँ स्थान की कमी थी, चाय पाने की व्यवस्था नहीं हो पाती ठीक से। भाई तुम क्यों कह रहे हो इलेक्शन कमीशन में क्या बोले इतने शर्मीले लोग हैं जो राहुल गांधी को फेस नहीं कर सकते? और आपके पास इलेक्शन कमीशन में अब 300 मेंबर पार्लियामेंट को बिठाने की क्षमता नहीं। बाहर टेंट लगा लो, शामियाना लगा लो, और वो कोई आपसे चाय पीने थोड़ी आ रहे हैं। आप दरवाजे पे आइए और ज्ञापन लीजिए, उनका जो कहना कह दीजिए, बात खत्म हुई। लेकिन पूरी ऐसा माहौल बना दिया गया, मुझे तो लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी, मुझे अब उल्टा डाउट होने लगा कि स्लीपर सेल भाजपा में तो नहीं, कहीं कांग्रेस के। अच्छा जी, क्या जरूरत थी इनको छेड़ने की? हाँ, जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल कोई खबर ही नहीं बनती, आराम से जाने देते हैं भाई। 250-300 सांसद गए, इलेक्शन कमीशन से मिले, अपना ज्ञापन दिया। लेकिन आपने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया कि उनको अरेस्ट किया,
थाने में ले गए, फिर उनको छोड़ा गया, फिर अब वो पूरी कवरेज के लिए जगह मिल गई उनको, और बार बार कभी राहुल गांधी, वो अखबार जो कभी उसकी खबरें नहीं छापते थे, हाँ। उनको मजबूरी में खबरें छापनी पड़ रही है। कुछ तो लोक लिहाज करना पड़ता है ना। अखिलेश यादव वो अपने बैरिकेड टूट गए, उनकी बहादुरी के चर्चे अलग हो रहे हैं, तो इस सारे को की जरूरत नहीं थी, इससे बचा जा सकता था। लेकिन पता नहीं कौन रणनीतिकार भाजपा के हैं। अब जब हम कह रहे हैं कौन रणनीतिकार भाजपा के, ये चीज़ पहले हम कांग्रेस के लिए करते थे इस्तेमाल, कि कौन मूर्ख। ऐसा लग रहा है जैसे संघ ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं सर, ऐसा लग रहा है। देखिए, संघ और भाजपा के बीच में मतभेद ना हो ये तो कोई मान नहीं सकता, लेकिन हमने बार बार ये कहा कि इनका झगड़ने का, लड़ने का तरीका कांग्रेस से एकदम अलग है। कांग्रेस खुलेआम सड़कों पे लड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और संघ में सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से चलती हैं, वो बाहर नहीं आने देते। अब देखिए, मोहन भागवत ने ये कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी क्षेत्र हो गए हैं दोनों जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। वो स्वास्थ्य तो महकमा नड्डा जी के पास है। क्या अर्थ निकलता है इसका कि पिछले 11 वर्षों में इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हेल्थ और एजुकेशन तक आम आदमी की पहुंच बढ़े। ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है कम से कम। ये और अगर इसको नरेंद्र मोदी ये मान रहे हैं कि भाई भागवत जी ने हमारी बहुत तारीफ की इस बात के लिए, तो उनको सोचना पड़ेगा। तो भागवत इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें कह जाते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आम आदमी, जैसे नड्डा ने कहा, उसने गडकरी ने कहा था कि गरीब और बीच अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। तो एक सिद्धांत रूप में इस तरीके की नीतिगत चीज़ कह देते हैं कि जिसका जहाँ पहुँचनी होती है पहुँच जाती है। हेल्थ और एजुकेशन में अगर आपने पिछले 11 वर्षों में कुछ भी नहीं किया, करे भी नहीं जी, इन्होंने नासिक किया है, तो ये शर्म की बात है। आप इसके जरिए क्या कह रहे हैं? वो आपके आयुष्मान को खारिज कर रहे हैं, वो आपकी नई शिक्षा नीति को खारिज कर रहे हैं। तो और संघ का विरोध करने का यही तरीका वो खुलेआम कर रहा है, और इस विरोध से विपक्ष की ताकत बढ़ती है। हालांकि विपक्ष इन चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली उठा नहीं पा रहा, लेकिन वो कर रहे हैं। और ऐसा मुझे इसलिए नज़र आता है कि देखिए, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इंडिया गठबंधन की और भाजपा की है बिहार। 2015 की मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भी गया था बिहार में, और उससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे, और वही एक बयान भारतीय जनता पार्टी को लेके बैठ गए, वो डूब गए वो। और अब वही बिहार आ रहा है, और फिर से आप देखिए मोहन भागवत की बयानबाजी शुरू हो गई इस तरीके की। तो इससे ये बात तो सिद्ध है कि भाजपा और संघ में कहीं ना कहीं बहुत बड़े टकराव की संभावनाएं बन रही हैं। और उधर से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सरकार चारों मोर्चों पे गिर चुकी है, चाहे वो विदेश का मामला हो, घरेलू मामला हो, ये चाइना वाले के मामले, आर्थिक मसले हैं। तो इस समय ऐसा पीरियड है जब सरकार पुतिन को दोस्त बताना पड़ रहा है इनको, बचाव की मुद्रा में है। और एक चीज़ आप रखिए, जब मोदी जी मौन में चले जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि उस समय वो सबसे कठिन दौर में गुजर रहे हैं। वो समय देते हैं कि चीज़ें कुछ कुछ उनके पक्ष में हो जाएं, और तब वो बोलना शुरू करते हैं, और फिर पूरी ताकत से उस चीज़ों को प्रसारित किया जाता है, और वो पिछली वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर फिर मिट्टी डालने में सफल हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष और इस देश की जनता मोदी जी की इस कार्य प्रणाली को बखूबी समझ चुकी है। और अब आम लोगों से आप बात कर लीजिए, वो ये मानते हैं, अब वो राहुल गांधी को पप्पू नहीं मानते, बल्कि इस चीज़ का उन्हें अफसोस होता है कि हमने इस व्यक्ति को पहले पप्पू माना। पूरे नेहरू परिवार में राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे बाद में। उनको तो सत्ता तस्त्री में रख के मिल जाती थी, ठीक बात है, नेहरू वगैरह उनको कहाँ इतना धक्के खाने पड़ते। हाँ, लेकिन एक आदमी लगातार जब से वो 20 साल से सदन में पहुंचा है, तब से लेकर अब तक, और मनमोहन सिंह के पीरियड को निकाल दीजिए, वो तो लगातार सड़क पे है। तो लोग इस देश के महसूस करते हैं कि एक राज परिवार है, उसकी जो छवि है, और उसका बच्चा जब कोई राजकुमार, कथित राजकुमार सड़कों पर संघर्ष करता है तो जनता उनको महसूस करती है। और एक बड़ी चीज़ मैं बताऊं आपको, उमा भारती बड़ी फायर ब्रांड लीडर रही है भारतीय जनता पार्टी की। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप नाथूराम गोडसे को आतंकवादी मानती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी उस आदमी के लिए बहुत छोटा शब्द है, उसका कुकृत्य है, आतंकवाद की श्रेणी में आता ही नहीं। वो तो महापातकी है, मतलब पापी है, वो तो उसने इतना बड़ा घोर अपराध किया। और गांधी जी की प्रशंसा में उन्होंने कसीदे पढ़े। अब से कुछ दिन पहले वो नेहरू जी के विकास के मॉडल की तारीफ कर रही थी।
वो मोदी जी के जख्मों पे नमक तो नहीं हाँ, छिड़क अगर रहे कोई हैं। भगवा वस्त्रधारी और इतनी मतलब फायर ब्रांड लीडर रही है वो राम जन्मभूमि आंदोलन की, अगर उनकी भाषा इतनी ज़्यादा बदल गई है और गांधी जी में उनको अपने आदर्श नज़र आने लगे हैं और गॉडसे को वो आतंकवादी से भी ऊपर की बात मानती हैं, और ये कब मान रही है? जब अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कोई हिंदू आतंकवादी हो सकता है, इसकी ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये धारणा ही गलत है। तो उमा भारती ने अमित शाह के जो बयान है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। अब उमा भारती केवल अकेली नहीं है, उनके साथ आप ये देखिए, अगर ज़मीन पे भी देखिए तो जो उनका लोध समाज है, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ वाला रीजन है और कुछ बुंदेलखंड में मिलता है, वो उनके साथ है। और वो पिछड़े वर्ग के नेता, ये भी याद रखिए, उनकी एक अपील है ओबीसी में। तो कहाँ से ओबीसी में सेंध लगाने की कोशिश हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि उमा भारती अब बैक ट्रैक करेंगी किसी भी मसले पे। वो तो काफ़ी साल से इन्होंने तो मैं उसको खत्म ही कर रखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी अंतर्विरोध हैं और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होना शुरू हो गई हैं, जिसको स्वर सरकार में रहते हुए लोग बेशक ना दे पाएं, लेकिन उमा भारती ने दिया। और उमा भारती के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग जो साहस नहीं जुटा पा रहे, उनको भी ये एहसास हुआ है कि ये सही कह रही हैं। तो अब संघ जो है वो इन चीज़ों को नोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही हैं। एक मैसेज ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे नहीं। सत्ता तो छोड़ने की चीज़ होती भी नहीं है ना, अब छोड़ने की चीज़ है या नहीं है, लेकिन उनका ये मैसेज जा रहा है कि वो अब इस पर अब बिल्कुल अब ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, जैसे कई बार होता है कि वो अपने आप को राष्ट्रपति बनाने की सोच रहे हैं, कई बार लगता है देश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। बाकी इतना तो तय है जी, वो इंसान सत्ता के बिना नहीं रह सकते, मोदी जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। देखिए, अब समय पता नहीं क्या कराएगा उनसे, भगवान जाने उनकी कहानी किस तरह लिखी गई है, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि अब अच्छा वक्त उनका हो गया था। और मुझे लगता है मोदी जी अगर मान लो देर से और सत्ता से कभी चले जाएं तो उनके साथ तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भस्म होने के लिए भी तैयार बैठे हैं। कोई नहीं होगा भस्म, कोई भस्म नहीं होगा। भस्म होते हैं मूर्ख लोग जो भावुकता, तो उनके पास तो मूर्ख भीड़ है। ना कुछ नहीं, बहुत शातिर लोग हैं। वो ऐसी पूरी धारा है जिसको कुछ समाज ही पहले रिजेक्ट किए बैठा था। आप कहीं भी देख लेना कि जो मोहल्ले का सबसे मूर्ख आदमी होगा ना, वो सबसे बड़ा भक्त बना आज की डेट में। उसे बेचारे को कहीं सम्मान ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे मतलब तार्किक से लोग इनके साथ जुड़े हुए नहीं, मोदी से जुड़ के उनको एक पहचान मिल गई, जिसको कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता, उसकी पहुंचने लगी। अगर 140-45 करोड़ के लोगों में 20-30 करोड़ लोग इस तरह के होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो किसी भी दौर में जनसंख्या का इतना बड़ा प्रतिशत, जो ये जो प्रतिशत है, ये हमेशा होता मूर्खतापूर्ण बातें करता है। उनका तर्क वगैरह से कुछ लेना नहीं होता। बीच में कुछ 100, 150, 500, 1000 लोग इस तरह के होते हैं जो समझदार भी होते हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में घुसे हुए हैं। अब आप सोशल मीडिया पे इनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, जो तथाकथित नहीं एकदम से गालियां देने वाले लोग संघ चिंतक और विचार, वो इनकी आंखों में नफरत है, चेहरे पे वो सारी चीजें आने लगती जो मोदी जी के चेहरे पे आती हैं। आप कभी मोदी जी के चेहरे को निहार के देखिए, मतलब मोदी जी को आप भारत से बाहर ही खुश, मोदी जी को जब किसी को समझना हो ना सर, इनको म्यूट करके देखिए आप। हाँ, तो अब एएनआई उनकी जितनी भी एएनआई जो जारी कर रही है वीडियो जो म्यूट है सारी, वो शायद इसीलिए कर रही है कि आप ध्यान से वहाँ देखिए। अच्छा, हर चीज़ पकड़ी जाती है। बेंगलोर गए थे, अब वहाँ तो संडे के दिन जा रहे हैं ट्रेन में और स्कूल की ड्रेस में बच्चे आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि यार संडे है तो फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए? तो मैनेज होते हैं, वही नाटक किए जाते हैं बार बार सारे के, तो मैनेज होती हैं चीज़ें, और बहुत छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़ा कर। अभी कल उन्होंने कहा है कि एमपीज फ्लैट के नाम नदियों के नाम पे रखे गए हैं, तो बोला छोटी मानसिकता के लोग कोसी को बिहार से जोड़ देंगे। वो खुद ही, मतलब किसी ने कहा नहीं, खुद ही जोड़ दिया। उनके अपने अंदर का कॉम्प्लेक्स। सर, कल भी उन्होंने जितनी घटिया बात कही है कि पहले जो एमपी फ्लैट्स होते थे उनकी हालत बहुत खराब होती थी। अरे भाई, वो एमपी फ्लैट्स कब बने थे? लुटियन से बने अब तुमने, अब अगर मैं कोई 2025 में कोई मेरा बच्चा मकान बनवा रहा तो वो वैसा बनाएगा क्या जैसे गाँव में मेरा मकान था? भाई, अब सारी टेक्नोलॉजी बदली है, चीज़ें बदली हैं, डिजाइनिंग बदली हैं, तो और ढंग से बनेगा। तो कह रहे हैं कि अब वो जो है ज़्यादा मेहनत से अपना काम कर पाएंगे, तो वहाँ कौन सा आपने साधना कक्ष बनवा दिए कि काम कर पाएंगे। लेकिन चूंकि अतीत के में गाली देनी है उनको बुला बुला के, वहाँ भी बाज नहीं आए इस हरकत से। मतलब ये शख्स ऐसा है, मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शख्स ऐसा है कि इसे अब से 2014 से पहले, या जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उससे पहले, कुछ नज़र ही नहीं आता इतिहास में। सब कुछ खराब था, सब कुछ गलत था,
और इसीलिए बहुत व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, इसलिए ये व्यक्ति कभी भी अपने पिता की बात नहीं करता। अब बाबे भी थोड़े शांत लग रहे हैं सर। हाँ, थोड़े जो बाबे थे देश में, ये जो धर्मगुरु, अब बाबे क्या, अब देखो ना, एक वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जोकर है नंबर 1 का, तो अभी वो दे रहा था, वो त्यागी हैं जी। हाँ, त्यागी हो चाहे कुछ भी, मेरे से तो एक असर पड़ता है, त्यागी होने से कोई आदमी ये थोड़ी हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सनातन की जीत है, ट्रम्प तो सनातन के पुरोधा है, और उनका ये पुराना वीडियो वायरल हो गया। रामदेव कर रहा था कि सनातन के पुरोधा है। अब सनातन के पुरोधा ने मारी लात पीछे से तो सारा किला ढह गया, है ना। अब पुतिन दोस्त नजर आने लग गए इनका। अब पुतिन, और चक्कर ये है कि अब जो उनके समर्थक हैं वो पुतिन की खासियत बताने लगे। तो इनकी आस्थाएं, इनकी वफाएं जो है ना, मोदी जी कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, तो इनके सामने बड़ी दिक्कत है। कभी ट्रंप को ये सनातन धर्म का पुरोधा बताते हैं, है ना, कभी उसको भगवान श्री कृष्ण के रूप में बताते हैं, और कभी गालियाँ देते हैं। ये कह नहीं सकते कि जो हमारा ही जो आराध्य है वही गलती कर रहा है इस तरह की। अभी तो छोड़ो सर, गुरनाम सिंह चढ़ोनी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। वो सब कर लेंगे, सबको पता है, इस तारीफ, ये पेड तारीफ है। अब उनको ये लग रहा है ना कि उनके एरिया में ज़्यादा प्रभाव, बिना मतलब नहीं होती ये तारीफ। सब अपनी अपनी गोटियां अपने छांट रहे हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। और मोदी जी को पता है कि उनके साथ जो ये फौज इस समय इकट्ठी है, उनको लग रहा है कि कौन कौन भागेगा, कौन कौन जा रहा है, नज़र रखते हैं। लेकिन अंत में जब वही होता है ना कि जब सिराजा बिखरने पर होता है ना, तो आदमी इस तरह की हरकतें करता ही है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। अब दिक्कत इनके साथ बिहार में है सर। हाँ। बिहार ये जीत गए तो वोट चोरी का आरोप ये भाई वोट चोरी, आप ये बताओ, मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी सारी चीज़ें छोड़ दो, राजदीप सरदेसाई को नितिन गडकरी बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र से 3.5 लाख वोट काट दिए गए, मेरे भतीजों के वोट कट गए, भांजे के वोट कट गए, परिवार के, और वो कहते हैं मेरे वोट काट दिए गए। और राजदीप पूछते हैं कि फिर ये आपको कमज़ोर करने की साजिश है? तो फिर वही चूँकि संघ की शिक्षा है कि नहीं नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन किसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख वोट कटना छोटी बात है। ये आपका केंद्र का मंत्री कह रहा है। चलो आप इलेक्शन कमीशन उनसे ही पूछ लें कि आप जो ये एफिडेविट देख के कह दो एक बार बात। हाँ, उनसे भी ओथ का मांग लो, क्या ले लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? और वो शायद दे भी देंगे अगर उनसे मांगा गया तो, इसलिए मांग भी नहीं रहे। तो उनके लिए दिक्कत पता है सर क्या, अभी विपक्ष में क्या है, विपक्ष पहले मनमोहन सिंह सरकार को इन्हीं ने बदनाम किया, साथ में ये अन्ना आंदोलन और अपने रामदेव जी लगे हुए, तो स्पोर्टिव एक चीज़ें बन गई। अब वो माहौल और हवा बनाने में उनका रोल है, लेकिन अंततोगत्वा जो कुछ करती है जनता ही करती है। इन बिचौलियों का माहौल बनाने में तो इनका असर, वो रोल है, और मोदी जी इनके महत्व को जानते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल भी कर जाते हैं। लेकिन अब जो लड़ाई होती है ना, अब 77 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कौन से बाबे थे? कोई नहीं था। जनता खुद ही खड़ी होती है। तो जब तक जनता खुद खड़ी नहीं होगी, और अब उसने खड़ा होना शुरू कर दिया है, तो तब तक आप किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर नहीं सकते। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि अब अन्ना केवल लगता है कि जैसे जिंदा है कि नहीं, तो कभी पता ही नहीं चलता। कहना नहीं चाहिए सर, अभी तो उपराष्ट्रपति का नहीं पता चल पा रहा, अभी तो जगदीप धनखड़ जी का नहीं पता चल पा रहा, वो हैं कहाँ पे? नहीं, वो तो हैवियस कॉर्पस डालेंगे, कपिल सिब्बल, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, उसमें कोर्ट ये कहेगा भी इस आदमी को लाओ, इसको हम देखना चाहते हैं फिजिकली है कि नहीं। और अगर ये पड़ गई और कोर्ट ने अपना काम ठीक से कर दिया, तो हो सकता है किसी दिन धनखड़ साहब आ जाएं। मैं कहीं नहीं है कहाँ, मतलब संघ के एकलव्य खुद को बताया करते थे, वो कम से कम इतना साहस तो दिखाई दें कि बाहर निकल जाएं। एकलव्य जब वो अपने आप को कह रहे थे, तो तब भी वो परिदृश्य से तो बाहर थे ना, दिख तो नहीं रहे थे। अगर द्रोणाचार्य उनको देख लेते तो शायद पहले ही। एक बंदा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पे था, उनको हटा दिया गया, छोड़ना पड़ा, और वो मतलब दुनिया से ही मतलब दिखाई नहीं दे रहे। कपिल सिब्बल ने बड़ी गंभीर बातें कही हैं कि ये चीन, वियतनाम या ये आपके कंबोडिया और ये कोरिया वगैरह, यहाँ तो हमने सुनी थी इस तरह की चीजें। ये भारत में मतलब भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट आपका। और मुझे तो ताज्जुब भी होता है कि हमारे जो खोजी पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार, जो दिल्ली में रहते हैं, वो भी जिनको राहुल का सब कुछ पता है, उनको नहीं पता। पत्रकारिता का मकसद तो ये है, जो समझदार खोजी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन्होंने तो जैसे ही इस्तीफा दिया था उसी समय से उनकी घेराबंदी, नज़रबंदी, उन्हें नज़र रखना शुरू कर देनी थी।
और वो आज बता पाते, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, ना इस देश का मीडिया जानता, ना इस एजेंसीज को तो पता है खैर कहाँ ना कहाँ है। और नहीं तो गृह मंत्री कह दें कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं। मैं कहता हूँ गृह मंत्री का बयान, अब सदन चल रहा है, संसद चल रही है, अब आना चाहिए विपक्ष कि मेरी बात हुई है कल ही, ठीक है बिल्कुल। और मैं बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा गंभीर मुद्दा ये होगा, ये सीधे चोट करता है उन चीज़ों पे जाके कि भाई कहाँ है वो धनखड़ जी, है कहाँ, वो कहाँ चले गए हैं, और कोई चर्चा नहीं हो रही इस पे, पता भी नहीं चल पा रहा है। हाँ, तो और ना उनके परिवार के लोग बोल रहे, कहीं सूचना यारी सरकारी आवाज़ पे है नहीं, तो फिर 15-20 करोड़ लोग ऐसे देश में हैं सर, जो मतलब ये बात सुनना भी नहीं चाहेंगे कि कभी सत्ता बदल सकती है। उनको लगता है ऐसे ही चलेगा बस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, उनकी हालत ये हो गई है कि वो अब किसी आरोप का जवाब नहीं देते, वो उदाहरण देते हैं पहले वाला कि साहब पहले भी तो वोट चोरी हुई थी, पहले भी तो ये हुआ था, पहले भी ये तो हुआ। तो इस बहाने से आप देखेंगे वो उस आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनका दर्द ये है कि साहब ये तो नेहरू के समय में भी हो रहा था, इंदिरा गांधी के समय भी हो रहा था, आप केवल हमारे मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो ये तो उन्होंने मान लिया कि सारे कुकर्म और जितने गलत करते हैं वो सारे हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए जस्टिफाइड है कि चूंकि वो पास्ट में भी हुए हैं, इसलिए भाई हमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। और इनको पास्ट बहुत पसंद है जी, हम ये थे, हम वो थे, हम सोने की चिड़िया थे, हम 11 साल में क्या बन गए ये कोई नहीं देख रहा है जी। ना तो वो हैं तो हमने एक भी मतलब विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमने संवैधानिक संस्थाओं का बट्टा बिठा दिया। इनको पास्ट बहुत पसंद है जी। आप बताओ ना, कोई स्मार्ट सिटी बना है? 100 बनने थे, कोई बुलेट चल गई जी इनके गुजरात में। बुलेट तो बंदे एक भारत का है, वो चल तो रही। बुलेट ट्रेन तो अलग चीज है ना, वो इसे ही मान लेते हैं, वो कहेंगे किसी दिन इसे ही मान लीजिएगा, है तो लोग मान लेंगे। ये करोड़ों घर देने थे, करोड़ों रोजगार थे। कभी सुना है उन्हें प्रधानमंत्री मतलब प्राइवेट नौकरी लगे हुए को वो बांट रहे हैं सर, सर्टिफिकेट संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा में प्राइवेट नौकरी वालों को संबोधित कर रहे हैं। अब देखे ना, मोहन भागवत जी ने कितना सुंदर वक्तव्य दिया था आपसे पहले। अच्छा, वो क्या है, उनको पता नहीं होता है कि पिछले हफ्ते क्या कहा था, अगले हफ्ते क्या कहने वाले, कुछ भी कह देते। बोला कि हमने आर्थिक क्षेत्र में विश्वगुरु नहीं बनना, हमने धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बनना है। अच्छा जी। तो अब मान लीजिए जैसे 85 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, लगभग उन सरकारी राशन पे जिंदा है। तो अगर वो कहते हैं 120 करोड़ भी हो जाएंगे तब भी हम विश्वगुरु रहेंगे, क्योंकि हम तो धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में ला रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र से उससे कुछ, सारे अनपढ़ों, सारे बीमारों, सब कुपोषित हों, देश कतई रसातल में चला जाए, लेकिन धर्म और आध्यात्म के पताका लहराती रहे ताकि हम उसके विश्वगुरु बनते रहे। इनको ये नहीं पता कि पिछले 15-20 वर्षों में 150 से 200 करोड़ आदमी दुनिया का नास्तिक हो गया। नास्तिक धर्म में तो रुचि घट रही है जी लोगों की, चूंकि जो पढ़े लिखे, वो लॉजिकली सोच रहे हैं। साइंटिफिक जो कंट्रीज हैं वो तो धर्म को मतलब, आप देखिए क्रिश्चियन लोग धर्म में तेजी से नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखो ना, एक बहुत बुनियादी बात किसी थिंकर ने कही थी कि धर्म चुनने का अधिकार या समय होता है 18 वर्ष की उम्र के बाद, जो आदमी परिपक्व हो जाए तो उसको ये राइट दो कि वो कहाँ जाना चाहता है, किस धर्म में। लेकिन यहाँ तो बॉर्न है, पैदा होते ही आपके ऊपर, आप हिंदू या मुसलमान जहाँ भी पैदा हो रहे हैं, ईसाई में, आपका पैदा होते ही एक धर्म है। तो धर्म में जाने का है, उसको अध्ययन करने का, उसके कारण चुनने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। और आपकी एक पहचान मिल गई, आप हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई हो, आप उस पहचान के साथ लड़ते रहिए सारी जिंदगी। खैर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो मुहिम देश में छेड़ी है वोट चोरी की, उसने बीजेपी की चूल्हे हिलाई हैं, ये सत्य है। बीजेपी वाले इस बात को नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए उनको ये यही मानना चाहिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता उनके नरेंद्र मोदी जी हैं और वो आजीवन प्रधानमंत्री पद पे रहने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने खुद को साबित किया है और खुद को साबित करना बहुत बड़ी बात है। उस दौर में जब पूरा मीडिया बिका हुआ हो, उस दौर में जब करोड़ों लोग आपको गालियां देते हों दिन रात, उस दौर में साबित करना बड़ी बात है। और बड़ी बात ये भी है कि 300 से ज़्यादा विपक्षी सांसद एक साथ हैं। अगर बहुमत की दृष्टि से देखा जाए तो इस सरकार के कहीं ज़्यादा खिलाफ लोग सांसदों के रूप में खड़े हैं। आने वाले समय में राजनीतिक गतिरोध बढ़ेंगे देश में क्या पूरी दुनिया में अस्थिरता है दोस्तों। आप कहीं भी देख लीजिए, ये साल बस उथल पुथल भरा साल है और
आने वाले समय में ये चलता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।